हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपके सामने उपस्थित हूँ और आपका कंपलसरी पेपर है सामाजिक अध्ययन। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत में पुर्तगाली, नए चैप्टर भी कह सकते हैं इसको, और भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें आज का जो टॉपिक है भारत में पुर्तगाली। तो भारत के विदेशों से जो संबंध रहे हैं वो प्राचीन काल से रहे हैं, और जो यूरोपियों का आना हुआ वह कहीं ना कहीं 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कंट्री का भारत आना शुरू हो गया। इन्होंने व्यापार की दृष्टिकोण से भारत आने का प्रयोजन रखा और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हुए। और कोई मार्ग था नहीं उस समय, यातायात के साधन नहीं थे, यातायात के साधन विकसित नहीं हुए थे। तो इन्होंने समुद्री मार्ग से अपने व्यापार को करने का शुरुआत की। और भारत की खोज देखा जाए तो पुर्तगालियों में सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आए थे। सर्वप्रथम वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे 1498 ईस्वी में। तो इन्होंने समुद्री मार्ग से जो रास्ता बनाया और उसी रास्ते से आए, तो इनको पता लगा कि भारत देश भी है। यहाँ पर आकर इन्होंने जाना कि भारत अपार खनिज संपदा से भरी पड़ी है, जिसका कहीं ना कहीं यह फायदा पुर्तगाली उठाना चाहते थे और उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए। तो इन्होंने समुद्री मार्ग को अपना रास्ता बनाया और समुद्रों से अपने व्यापार को प्रारंभ किया। तो आइए जानते हैं कि प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी, जिससे वो इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा इन देशों से आना जाना था। दूसरा मार्ग है लाल सागर, जो वेनिस और जिनेवा का जोड़ता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया के मिस्र और यूरोप। तो इससे कहीं ना कहीं यूरोप जो था वो भारत का व्यापार करने में लालसा दिखाई। इस प्रकार इन तीनों प्रमुख मार्गों से यूरोप के साथ भारत का व्यापार संभव हुआ। यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं को वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारी केंद्र रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने अपने समुद्री मार्ग के द्वारा पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने अपने व्यापार को प्रारंभ किया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पुर्तगाली व्यापार करने में सफल भी हुए। तो भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन था वह सन 1498 ईस्वी में हुआ, जिसमें एक नाविक थे, उनका नाम था वास्को डी गामा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उतरे और इस प्रकार भारत का संबंध यूरोप से हो गया। पुर्तगाली व्यापारी भी अपने जहाजों को लेकर भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे और कुछ ही वर्ष में वह पुर्तगाली का जो प्रभुत्व था वह कहीं ना कहीं मालाबार तट से लंका तक स्थापित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली अपने जो उद्देश्य था उसमें सफल हुए। उन्होंने पश्चिमी तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और उन्होंने विदेशी कंपनियों के द्वारा व्यापारियों का आना जाना शुरू हो गया। तो जो विदेशी कंपनियां थीं वह कहीं ना कहीं अपने ढंग से व्यापार को करती थीं और यहाँ से बहुत सी खनिज संपदा को ले जाती थीं और बदले में वहाँ से सोने चांदी की मुद्राओं को भारत देते थे। लेकिन उनके व्यापार में अंतर ये था कि हम लोगों की जो खनिज संपदा थी वह कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में ले जाते थे और जो धन देते थे वह कहीं ना कहीं कम मात्रा में देते थे, जिसमें कि वह व्यापार करने में ज़्यादा सफल हुए। क्योंकि पुर्तगाली यूरोप कंट्रियों का शुरू से ही था कि कहीं ना कहीं वह भारत पर पहुंचने के बाद
कम से कम इस तरह का व्यापार शुरू करें जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ हो। तो व्यापार की कई रियायतें जो थीं वह पैसे ऐंठने में लगी रहीं। इसी कारण भारत के राजा विदेशी कंपनियों के से सैनिकों की सहायता लेकर बदले में उनको अपार धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट में ले लेते थे और बदले में उसी जमीन के ऊपर पुर्तगाली उसी भारत के लोगों से काम कराकर उससे लगान भी लेते थे। यानी कि राजाओं से जो जमीन ले लेते थे उस पर हमी को रोजगार देकर उससे लगान वसूलते थे। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली बहुत चालाक थे और वो चालाकी में कामयाब हुए। उसका कारण ये था कि भारतवर्ष में जो फूट की राजनीति थी वह कहीं ना कहीं कामयाब हो रही थी। भारत के लोगों को फूट डालकर इन लोगों ने कई वर्षों तक राज्य किए, या क्या कह सकते हैं कई शताब्दियों तक यूरोपियन कंट्रियों ने राज किया। तो सबसे पहले जो थे वह सर्वप्रथम जो वायसराय 1509 में अल्बुकर्क को पहले भारत में स्थित पुर्तगालियों की बस्तियों का वायसराय गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। उसने व्यापार के साथ साथ समुद्री साम्राज्य स्थापित की और बीजापुर से सुल्तान से गोवा छीनकर एक सुदृढ़ नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। अल्बुकर्क ने उसके हाथ में दीव, दमन, लाल सागर का प्रवेश था, जिससे वह उन पर चुंगी का कर लगाकर पैसों का आगमन करता था। तो कहीं न कहीं हिंद सागर के लगभग समस्त व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यानी कि पुर्तगालियों का लाल सागर से लेकर हिंद सागर से लेकर लगभग समस्त व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली अपने व्यापार और अपनी मंशा में कामयाब भी हुए। अब आते हैं कुतुबनुमा। कुतुबनुमा क्या है? तो कुतुबनुमा से तात्पर्य यह है कि कुतुबनुमा समुद्र के किनारे नाविकों को दिशा दिखाने का काम करती थी। यानी कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। इसको नोट कर लीजिए, कुतुबनुमा के द्वारा नाविकों को दिशा का ज्ञान होता था। इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से कुतुबनुमा की सहायता से राष्ट्रों की खोज से लंबी समुद्र यात्राएं की। राष्ट्रों की खोज से लंबी समुद्र यात्राएं की। राष्ट्रों की खोज से लंबी समुद्र यात्राएं की। देखिए, यूरोपीय कंट्री जो थी, या यूं कहें जो पुर्तगाली शुरू में आए थे, वह कहीं ना कहीं इस मार्ग को खोजकर, यानी कुतुबनुमा के द्वारा जिन्होंने वास्को डी गामा ने एक इस मार्ग को इसके द्वारा जो खोजा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से इस मार्ग पर एकाधिकार करने का कार्य किया पुर्तगालियों ने। उन्होंने हिंद सागर से लेकर कालीकट तक एक तरह से इन बंदरगाहों पर एक तरह से एकाधिकार पा लिया। वे सोना चांदी लाकर हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े एवं विभिन्न प्रकार के मसाले ले जाते थे। यानी थोड़ी मात्रा में वह धन को देते थे और अधिक मात्रा में कच्चा माल जो यहाँ से ले जाते थे और अपने यहाँ बनाते थे। यानी कच्चा माल का जो भंडार है वो कहीं ना कहीं भारत में ज़्यादा था, जबकि मसाले जो हैं वो भारत में जो साउथ में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्री में जो पुर्तगाली थे वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हुए। यूरोप द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था। इसलिए उन्होंने मसालों का चयन पहले किया, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। तो पुर्तगालियों द्वारा कम सामान देकर अधिक माल ले जाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। पुर्तगालियों की सुदृढ़ समुद्री सेना के कारण
कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना उस मार्ग पर अपना जहाज नहीं चला सकता था। यानी एक तरह से हमने बताया ना, उन्होंने अपने बंदरगाहों पर एकाधिकार कर लिया था, तो उनके इजाजत के बिना कोई और देश उस मार्गों को नहीं चुन सकता था, ना उस मार्गों से आता था। इसलिए कहीं ना कहीं भारत का टच और यूरोपियन कंट्रियों से नहीं हो पाया, वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए। तो पुर्तगालियों ने एक तरह से उन बंदरगाहों पर एकाधिकार कर लिया और उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से वह इस राज्य को कब्जे में ले। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो साम्राज्य स्थापित करने से तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक के लिए दूर दूर तक जाने की संभावनाओं को रखा। यानी समुद्री मार्ग से दूर दूर तक जाते थे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और साथ ही अपने नावों पर एक प्रकार का झंडा लगाते थे जो एक तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि एक तरह से वो इस तरह के मार्ग को चुनते थे जिस पे उनका एकाधिकार हो और किसी का आना जाना ना हो, और अपने नावों पर एक झंडा लगाते थे जिससे कि संकेत रहे कि ये कौन से देश का नाव है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक कंपनियां। तो व्यापारिक कंपनियों से क्या तात्पर्य, आपने सुना होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फलाना ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्यापारिक कंपनियों से तात्पर्य है कि पुर्तगालियों ने एक कंपनी का निर्माण करा जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो इन व्यापारिक कंपनियों में कई लोग सम्मिलित होते थे और वह अपनी अपनी धन संपदा को एक रेशियो, एक अनुपात में लगाते थे, और उससे जो फायदा होता था उसको वह आपस में उसी अनुपात में बांट लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यापारिक कंपनियां थीं, एक तरह से उनको भारत में आकर व्यापार करना था और अधिक से अधिक लाभ कमाना था। तो लाभ कमाने की दृष्टिकोण से इस तरह की व्यापारिक कंपनियों का निर्माण यूरोप देशों में होने लगा। तो पुर्तगालियों ने भी एक तरह से व्यापारिक कंपनी का निर्माण किया और कहीं ना कहीं इस बात से वह सहमत थे कि जो भी हम शेयर लगाएंगे, जिस मात्रा में हम शेयर लगाएंगे, उसी मात्रा में जो प्रॉफिट होगा, जो फायदा होगा, उसको उसी मात्रा में आपस में हम बांट लेंगे। तो कहीं ना कहीं वह इन व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से अपने आप को इसमें सफल भी हुए। व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाना और पूंजी के अनुपात में मुनाफे को बांट लेना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुर्तगाली थे उन्होंने इस तरह की कंपनियों की स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं कोठी। कोठी से क्या तात्पर्य है? कोठी, कोठी मतलब ये नहीं कि इसमें अंग्रेज आते थे और अपनी वहां रहते थे। कोठी से तात्पर्य है, कोठी को लिख लेते हैं, हमने पहले नहीं लिखा था जानबूझ के। फैक्ट्री, अब स्पष्ट हो गया होगा आपको, है ना, फैक्ट्री लिख दी तो आते हैं कोठी। विदेशी कंपनियां व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहते थे। कोठी यानी फैक्ट्री कहते थे। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता है। समझा गया? व्यापारिक कंपनियों में कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता है। जो आजकल हम लोग के यहाँ पर है कि लोग फैक्ट्री जा रहे काम करने के लिए, तो सेम वही चीज़ प्रोसेस था कि उनके कंपनी के लोग जहाँ पे एक जगह एक संगठन में काम करते थे उसको कोठी कहा जाता था, और उसी को बाद में फैक्ट्री का नाम दिया गया है। यानी जहाँ पे कार्य श्रमिक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पुर्तगाली जो थे वह कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुए, और पुर्तगालियों के अंदर
अच्छी बातें भी थी और बुरी बातें भी थी। तो बुरी बातों ने ही उनको पतन के रास्ते पर ले जाने लगे, क्योंकि भारत में जो भी कंपनियां भारत की आई, यूरोपीय देशों से आई, वो कोई कहीं ना कहीं भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई, और उन्होंने व्यापार भी किया। लेकिन जब व्यापार करने के लिए आए तो उनकी मंशा जो थी वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद थी। वह एक तरह से मतलब कि किसी चीज को हड़पने की नीति उनके अंदर थी, और इस हड़पने की नीति ने ही उनके पतन का कारण साबित हुई, जिससे कि वह अनैतिक कार्य करने लगे। जब यहाँ आते थे तो गरीब मजदूरों की बच्चों को सताते थे, उनके आदमियों को सताते थे, और उनकी स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करते थे, यानी इस तरह का व्यवहार करते थे। अपनी कंपनियों में मजदूरों को रखते थे और अपने यहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देते थे और यहाँ के मजदूरों को कम वेतन देते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी पतन का कारण ज़्यादा रहा। तो इसलिए कह सकते हैं कि यूरोपीय देश जो थे वह अपने यहाँ व्यापार करने तो आए, लेकिन भारत जो है वो उदार नीति का पालन करता है, पहले भी करता है और आज भी करता आया है। तो उन्होंने सोचा कि व्यापार होगा, अपने यहाँ की आय बढ़ेगी, अपना भी विकास होगा, तो उन्होंने व्यापार के लिए इन लोगों को छूट दी। तो आज का जो टॉपिक था उससे स्पष्ट हुआ कि भारत में जो सर्वप्रथम यूरोपीय कंट्री के लोग आए वो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। आपको स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर मैं अगले में पढ़ाऊंगा और इसी से रिलेटिव होगा कि भारत में दूसरे लोग कौन से आए व्यापार की दृष्टि से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।